हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग हिस्टोरियोग्राफी पे दोबारा से बात करने वाले हैं। और पिछले वीडियो में हम लोग अपने वीडियो में बात कर लिए थे इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। और आज हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिविटी एंड बायस ऑफ हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है कि ऑब्जेक्टिविटी अगर हम कहते हैं एक पार्टिकुलर टर्म में, तो पीपल हैव क्रिटिसाइज हिस्टोरिकल स्टडीज सेइंग दैट इट टेंड्स टू बी मोर फोकस्ड ऑन पॉलिटिकल इवेंट्स, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फेमस पीपल। होता यही है कि जो इतिहास होता है वो किस उद्देश्य को लेकर लिखा जाता है, ये इम्पोर्टेंट होता है, राइट। और इसमें जो उद्देश्य परकता यानी ऑब्जेक्टिविटी जो होता है उसमें ये कहा जाता है कि जो इतिहास की जो स्टडी की जाती है, स्कॉलर्स ने जो कहा है वो या तो राजनीतिक गतिविधि को देख के या आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को देख के या किसी प्रख्यात व्यक्ति के बारे में देखने से ही मतलब होता है इतिहास। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि इतिहास में अक्सर उन्हीं चीज़ों के या उन्हीं गतिविधियों का वर्णन होता है जो कि अगर मैं बात करूँ तो क्या या तो कोई वॉर होगा, वॉर रिलेटेड, जैसे कोई बैटल ऑफ जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करूँ तो बैटल ऑफ हाइडेस्पीस हो गया, बैटल ऑफ पानीपत हो गया, या आपके सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हो गया, बैटल ऑफ तराइन हो गई। तो इस तरह की जो भी चीज़ें होती है, इस तरह के जितने भी इवेंट्स होते हैं, तो इन इवेंट्स को हाईलाइट किया जाता है। या फिर फेमस पीपल की बात करें तो अशोका हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, हैं, अकबर हो गया, बाबर हो गया। तो इस तरीके के जो तो इनसे जुड़े हुए जो इतिहास होती है उनको नज़र ध्यान में रखते हुए इससे ऑब्जेक्टिविटी तैयार की होती है। इसको हम ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। जैसे इतिहास अगर किसी फेमस व्यक्ति के ऊपर लिखा जा रहा है तो ये उसका ऑब्जेक्टिविटी फेमस पीपल होगा। यदि किसी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को देख के लिखा जा रहा है, जैसे कि कोई बैटल हो गया, ठीक है, जैसे इतिहास में आपको कई सारे बैटल्स देखने को मिलते हैं, उसका वर्णन देखने को मिलता है, तो उसको हम उसकी ऑब्जेक्टिविटी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो गई। पॉलिटिकल इवेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो सत्ता परिवर्तन कहीं पे हो रहा है, राइट, तो उसके ऊपर पॉलिटिकल इवेंट को नज़र ध्यान में रखते हुए, जैसे दिल्ली सल्तनत की बात करें या कहीं की भी बात करें, ठीक है, तो मौर्यन से फिर गुप्ता फेज़ में आए, तो ये सब एक पॉलिटिकल फेजेस में कैसे बदला हुआ, इन सब की स्टडी जो होता है इसकी ऑब्जेक्टिविटी होती है पॉलिटिकल इवेंट्स के तहत। तो ये सब है। तो इस पे कई सारे लोग, इतिहासकार लोग इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं हिस्टोरिकल स्टडीज़ को ध्यान में रखते हुए कि आपने जो ऑब्जेक्टिविटी तैयार कराई है वो सिर्फ इतने सीमित दायरों तक है, जबकि इतिहास सिर्फ और सिर्फ इतना सीमित नहीं हो सकता है। अगर बात करें कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस की, तो कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे हु रोड दिस अकाउंट, इन हुज इंटरेस्ट एंड हुज वॉइसेस आर साइलेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि समकालीन अप्रोच ये कहता है इस इतिहास का कि ये सब जो किसके बारे में लिखा गया है, किसके मतलब बात करें हितों को ध्यान में रख के लिखा गया है, और किन की आवाज़ को या तो दबाया गया है या फिर किन की आवाज़ को उठने ही नहीं दिया गया है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। इसी से हिस्ट्री की अपने आप बायसनेस हो जाती है। तीसरी चीज़ ये है कि हिस्ट्री इज़ ऑफन रिगार्डेड एज अ न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव फैक्चुअल डिसिप्लिन। द क्वेश्चन that historiography asks about the bias of sources raises the issue whether complete objectivity is possible। तो बात ये है कि जो इतिहास होता है वो माना जाता है कि वो एक न्यूट्रल होता है, यानी इतिहास कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो किसी तरफ बायस होना चाहिए, क्योंकि तभी वो ट्रू हिस्ट्री कहलाती है। अगर वो बायस हो जाएगा, बायस होने का मतलब है किसी एक पक्ष को शो करने लगेगा,
तो फिर इतिहास का मतलब कुछ रह ही नहीं जाएगा। फिर उसका उसकी जिस उद्देश्य परखता है, फिर वो वहाँ पे उसका मुद्दा आ जाता है कि अ, ये जो है बायसनेस इसमें आई है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है अप्रोचेस का। फिर आता है आपका ह्यूरिस्टिक ऑपरेशन था। तो ह्यूरिस्टिक ऑपरेशन क्या होता है? तो ह्यूरिस्टिक ऑपरेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज एज सम डिजायर्ड रिजल्ट बाय इंटेलिजेंट गेसवर्क रादर देन बाय फॉलोइंग सम फिक्स्ड फार्मूला। ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक ऑपरेशन एक ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें जो नॉलेज है यानी ज्ञान है, वो जो होता है इंटेलिजेंट गेस वर्क के थ्रू हासिल किया जाता है, बजाय इसके कि कोई इसका एक निश्चित और तयशुदा फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब जैसे इसको हम समझ सकते हैं कि देयर आर सच सिचुएशंस दैट देयर इज नो ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ हिस्टोरियन टू यूज दिस टेक्निक टू ब्रिज अप द फैक्ट्स। फॉर इंस्टेंस समटाइम्स वी हैव लिटिल बिट इंफॉर्मेशन, स्टिल दे कंस्ट्रक्ट द होल पिक्चर इन द केस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड ऋग्वेद। समझने की बात यह है कि ह्यूरिस्टिक ऑपरेशन कैसे काम करता है। देखिए क्या है यहाँ पे, इसको समझने की ये चीज़ है कि इतिहास में कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सोर्सेज इतने ज़्यादा या इंफॉर्मेशन हमारे पास इतने ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन की और ऋग्वैदिक, तो इसका जो एंड होता है माना जाता है 1850 BC के आसपास। ठीक है, और इसका जो राइज होता है वो 1500 BC के आसपास होता है। तो अब माना ये अब ये समझने की बात ये है कि ये जो लगभग 250 साल का जो फ़र्क आ रहा है, 250-300 साल का जो फ़र्क आ रहा है, इस फ़र्क को कैसे हम देख सकते हैं, कैसे पाट सकते हैं। तो ऐसे ही में यहाँ पे यही चीज़ आती है कि देखिए ऐसा है कि ये जो फेज़ है 300 सालों का, इसको हमें ऐसे मान लेना चाहिए कि ये एक या तो ट्रांजिशन फेज़ रहा होगा, या फिर इवन दो यहाँ तक इंडस वैली सिविलाइजेशन चला था, लेकिन उसके कुछ हिस्से, कुछ चीज़ें इस पीरियड में भी कंटिन्यू करी होंगी, फिर बाद में 1500 BC में आए। तो इतिहासकारों में यही सब गेस वर्क चलता रहता है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं ह्यूरिस्टिक ऑपरेशंस। राइट, आई होप आप समझ पाए होंगे मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। फिर इसके बाद आते हैं कि मेथड की। तो मेथड है इसके, तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ मॉडल्स। इसके 4 मॉडल होते हैं, और 4 टेक्निक से 4 मॉडल या टेक्निक हम बताते हैं जिसमें इसका इस्तेमाल ह्यूरिस्टिक ऑपरेशन में करते हैं। पहला होता है डिवाइडिंग टेक्निक, यानी कि विभाजन। विभाजन का मतलब ये होता है कि हम इवेंट्स को एज क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, और क्लासीफाई के आधार पर हम उसको वो करते हैं। इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे लिए बस इतना जानना ज़रूरी है। दूसरा है इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मतलब किसी इवेंट या किसी भी चीज़ को एक ग्रॉसली समराइज वे में देखना। ठीक, दूसरा है रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड आपका ये है कि सारे जो इवेंट्स उनको एक तरीके से हम जनरलाइज कर देते हैं। ठीक है, इंडक्टिव में आप ऐसे देख सकते हैं इसको, इसमें और इसमें फ़र्क ये होता है कि इंडक्टिव में आप जो होता है, ये एक जो इवेंट्स होते हैं, किसी एक इवेंट्स को फोकस करके उसको देखा जाता है, जबकि रिडक्शन में जितने सारे इवेंट्स को देखा जाता है और फिर उन इवेंट्स को देख के एक नया एक चीज़ बनाई जाती है। इट्स लाइक कि ऐसे समझिए कि यहाँ पे सारे इवेंट्स में से एक इवेंट को फोकस किया जाता है, और यहाँ पे सारे इवेंट्स को लेके एक चीज़ में समेट दिया जाता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं रिडक्शन मेथड। फिर चौथा है कंस्ट्रक्टिव मेथड। तो कंस्ट्रक्टिव मेथड एक तरीके का नया मेथड है जिसमें कि फैक्ट्स को हम एक दूसरे वे में ले जाके इंटरप्रेट करते हैं।
अगर मैं बात करूँ तो ह्यूरिस्टिक ऑपरेशंस जो होता है आपका, ये समटाइम्स आर क्लोजर टू रियल फैक्ट्स एंड समटाइम्स ह्यूज अवे फ्रॉम रियलिटी ऑफ द पास्ट। तो ये भी हो सकता है कि ह्यूरिस्टिक ऑपरेशन जो होता है कभी कभी जो वास्तविक तथ्य होते हैं उसके बहुत ही निकट भी हो सकते हैं, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अ, जो भी पास्ट की रियलिटी रही होगी उससे बहुत दूर भी हो सकता है। तो इसके ऊपर हम इतना ज़्यादा ऐसा नहीं कह सकते कि रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर अगर मैं बात करूँ क्रिटिसिज्म इन हिस्ट्री की, तो क्रिटिसिज्म का सीन ये है कि हिस्ट्री में एक बहुत ही मतलब लॉन्ग ट्रेंड ऑफ हिस्ट्री हैज़ अ लॉन्ग ट्रेंड ऑफ क्रिटिसिज्म, यानी कि यहाँ पे कई सारे बेसिस होते हैं क्रिटिसिज्म के। डिफरेंट आइडियोलॉजीज सरफेस इन फ्रंट्स ऑफ द वर्ल्ड विद पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे जो हिस्ट्री है वो सब्जेक्ट, चूँकि ये सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपके बहुत सारा स्कोप बन सकता है कि आप इस मुद्दे पे लेके किसी एक स्कॉलर को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, traditional ideology or to postmodern ideology history have presented different aspect of criticism such as Marxist criticizer, socialist, postmodernism etc। तो ये सारे कुछ आइडियोलॉजीज होती है जिनके आधार पे हमें क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। दूसरी अगर बात करें तो सोशलिस्ट क्रिटिक follows the principle that nation has a sole authority over resources, it will decide about the distribution and production। जैसे कि जो सोशलिस्ट क्रिटिक होते हैं उनका ये मानना है कि जो राष्ट्र होता है वो सारे संसाधनों पे उसके एक तरीके से अधिकार है, और वो संसाधनों के वितरण और उसके उत्पादन के ऊपर निर्णय लेने का उसे अधिकार है। ठीक है, दूसरी इसी में यहाँ पे ये भी आ जाता है कि कई लोग यहाँ पे इस चीज़ को मार्क्सिज्म से भी कंफ्यूज कर लेते हैं। जबकि मार्क्सिस्ट का कहना है कि मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स डिवाइड्स द सोसाइटी इनटू टू ग्रुप्स एंड हैव एंड हैव नॉट। They are totally against the model of capitalism which promotes exploitation of poor class people and brings inequality in the society। तो फ़र्क ये है कि जो मार्क्सिस्ट होते हैं, मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक्स, मार्क्सिस्ट इकोनॉमी या मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन होते हैं, वो उनका ये मानना है कि समाज में दो ही ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, और एक होता है गरीब और एक होता है अमीर। गरीब जो होता है उसके, और इसी को बेस मान के मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने ये कहा है कि जो कैपिटलिज्म होता है वो एक एक्सप्लॉइटेटिव चीज़ होती है, और ये गरीबों को उसके हक से दूर करती है, जो उसका वैधानिक हक होता है उससे इन्हें दूर करती है। वहीं एक और बात करें तो इम्पेरियलिस्ट क्रिटिक आर हैविंग व्यू दैट इम्पेरियलिज्म इज इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो खैर इनके बारे में क्या ही बताऊं। इम्पेरियलिस्ट जो क्रिटिक होते हैं उनका ये मानना है कि दुनिया के लिए जो साम्राज्यवाद है वो बहुत सही है, और उससे पूरी दुनिया का विकास ही होता है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये आइडियोलॉजी इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट क्यों है, और क्यों इसको इतने ज़्यादा वो मतलब एक तरीके से हम कहते हैं ना कि ये एक इलॉजिकल आइडियोलॉजी है, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, एटलीस्ट इन सेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन इंडियन कंटेक्स्ट Mill, Bentham, etc. have justified British colonialism, and on the other hand, writers such as R.C. Majumdar, V.D. Savarkar, etc. have criticized imperialists in loudest of their voice। ठीक, तो भारत में जो है मिल हो गए, बेंथम हो गए, और भी कई सारे इतिहासकार हैं, जैसे पर्सिबल स्पीयर हो गए, अनिल सील हो गए। तो ये सारे व्यक्ति जो है वो इम्पेरियलिस्ट लाइन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी को फॉलो करते हैं,
जबकि इनका जो क्रिटिसिज्म है ये आर.सी. मजूमदार, वी.डी. सावरकर और जादूनाथ सरकार ये सब करते हैं, ठीक है, और इनके जो एक्सप्लॉइटेटिव टेंडेंसी है उसको सही नहीं मानते। अगर इसी में अगर बात करें पोस्ट मॉडर्निज्म का भी एक एस्पेक्ट आता है, तो पोस्ट मॉडर्न ये होता है कि इसके जो क्रिटिसाइज ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स हैं उन्होंने जितने भी पारंपरिक इतिहास लेखन की शैली रही है उन सभी को क्रिटिसाइज किया है। इनका ये मान, और इस लाइन में आते हैं आपके लियोपोल्ड वॉन रैंकी, ठीक है, जिन्होंने अपना जो काम है शुरू किया है, और बहुत सारे पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर हमें देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद आता है सिंथेसिस एंड प्रेजेंटेशन। सिंथेसिस की बात करें तो सिंथेसिस का सिंपली मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स टू फॉर्म अ कनेक्टेड होल। ये सिंथेसिस का मतलब होता है। अगर हिस्ट्री में अगर बात करें तो सभी तथ्यों को एक जगह सही एस्पेक्ट में और सही ऑर्डर में अरेंज करके एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना ही इसे सिंथेसिस कहा जाता है। और इन सभी चीज़ों को जो है प्राचीन से लेकर आधुनिक तक सीक्वेंशियल ऑर्डर में मैनेज करना, इसी को हम सिंथेसिस कहते हैं। और प्रेजेंटेशन का सिंपल मतलब होता है कि उस चीज़ को दिखाना उस तरीके से जिससे कि लोगों की समझ में अच्छे से आ जाए ईजिली। तो ये हो गया आपका प्रेजेंटेशन और सिंथेसिस। अब हम बात करते हैं रीजनल हिस्ट्री के बारे में। तो रीजनल हिस्ट्री चीज़ क्या है कि डिफरेंट रीजन हैव हिस्ट्री ऑफ देयर ओन क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। आर्कियोलॉजी finds literary sources have indeed proved that regions in certain countries have been ruled by kings or queens who did not allow the norms in its neighboring area. Example, Senas of Bengal and different kinds of administration from the king of Rajputana area. मतलब ये है कि बहुत क्षेत्र भारत में ऐसे रहे हैं जहाँ पे कभी भी सही मायने में सेंट्रलाइज रूल कभी पहुंचा ही नहीं था, ठीक है। तो वहाँ की एक अपनी रीजनल हिस्ट्री होती है। तो उस हिस्ट्री को समझने के लिए, उस हिस्ट्री को जानने के लिए रीजनल हिस्ट्री को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो मुग़ल काल में राजपूताना की अपनी एक इतिहास रहा है, बंगाल का दिल्ली सल्तनत के काल में अलग इतिहास रहा है, ठीक। तो क्योंकि मुग़ल साम्राज्य माना जा रहा है एक केंद्रीकृत साम्राज्य था और वो पूरे भारत में फैला हुआ था, लेकिन राजपूताना में उसका इतना असर नहीं था। तो इसलिए वहाँ की रीजनल हिस्ट्री एक अलग हिस्ट्री निकल के आती है। जबकि अगर मैं बात करूँ ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया की, तो मुग़ल काल में नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री लगभग एक जैसी थी, खासकर यूपी बिहार के। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए इसका सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। फिर The history of a region along with its culture and social pattern reveal what happened in the past in that area. इस चीज़ को और ऐसे समझ सकते हैं कि regional historian too have written books about a particular area, their administrative system, socio-economic life and about other customs of that region. कभी कभी ये भी होता है कि कुछ विशेष क्षेत्र होते हैं जहाँ के जो कस्टम्स होते हैं, कल्चर होते हैं, उन्हें समझने के लिए भी हमें वहाँ की रीजनल हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम वहाँ के लोकल इतिहास को नहीं समझेंगे तब हम वहाँ के कल्चर को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि हमारा जो कल्चर कहीं होता है, हमारे जो खान पान का तरीका होता है, हमारे जो पहनने का होता है, बोल चाल होती है, सब चीज़ कहीं ना कहीं इतिहास से ही उसकी जननी है। इसलिए रीजनल हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अगर एक पार्टिकुलर रीजन को अगर समझ लेते हैं तो इससे हमारे
जो देश का जो गवर्नेंस है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि नॉर्थ ईस्ट की एक अलग हिस्ट्री है, अलग हिस्ट्री होगी, हमको ये चीज़ अभी हमारे जहन में या फिर हम लोगों के व्यू पॉइंट में अभी नहीं आई है, क्योंकि हम लोग जानते ही नहीं है। तो जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आखिर रीजनल हिस्ट्री की चीज़ क्या होती है। अब हम बताते हैं रीसेंट ट्रेंड्स की क्या चीज़ें हैं। तो रीसेंट ट्रेंड्स में अगर मैं बात करूं तो मॉर्टिमर व्हीलर थे, डायरेक्ट जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। इन्होंने साइंटिफिक मेथड ऑफ आर्कियोलॉजी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। ग्राहम क्लार्क के मुताबिक ये साइंस बेस्ड आर्कियोलॉजी के फादर यानी जनक माने जाते हैं। दूसरी जो साइंटिफिक टेक्निक यूज़ होती है आजकल वो है कार्बन 14 डेटिंग या रेडियो कार्बन डेटिंग, फिर है थर्मोल्यूमिनेसेंस और पोटेशियम आर्गन इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, यूरेनियम सीरीज एंड फ्यूजन ट्रैकिंग डेटिंग। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है इसकी वजह से जो हिस्ट्री जो पढ़ने का तरीका है वो भी काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। अब रिसर्च मेथोडोलॉजी पे थोड़ा बात कर लेते हैं। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में दो चीज़ आती हैं, पहला है हाइपोथेसिस और दूसरा है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। हाइपोथेसिस क्या होता है कि हाइपोथेसिस इज समथिंग सपोज्ड और टेकन फॉर ग्रांटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉलोइंग आउट इट्स सीक्वेंस कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो हाइपोथेसिस इज समथिंग सपोज्ड यानी सपोजिशन की यहाँ पे बात आती है कि हम माने क्या है, हमारा हमारा सपोजिशन क्या है। ठीक है, दूसरी चीज़ है ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च इज टू डिस्कवर द आंसर टू क्वेश्चन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर, यानी कि वैज्ञानिक तौर तरीक़ों से हम कुछ ऐतिहासिक सवालों के जवाब हासिल करते हैं। इसके दो विस्तृत अप्रोचेस माने जाते हैं। पहला होता है फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडीज़। फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडीज़ का मतलब होता है कि टू गेन फैमिलियरिटी विद द फिनोमिना और टू अचीव न्यू इंसाइट इनटू इट, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं स्टडीज़ विद द ऑब्जेक्ट इन व्यू आर टर्म एज एक्सप्लोरेटरी। ठीक है, तो ये आपका होता है फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडीज। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी का मतलब होता है कि टू पोर्ट्रे एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन और ग्रुप, यानी स्टडी विद द ऑब्जेक्टिव इन व्यू आर नोन एज डिस्क्रिप्टिव स्टडीज। तो ये था आज का हमारा हिस्टोरियोग्राफी पे वीडियो। मिलते हैं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।